नमस्कार मित्रों। यावेत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। महर्षि चार्वाक का ये कोट तब याद किया जाता है जब कोई व्यक्ति या संस्थान अपनी क्षमता से ज्यादा ऋण लेता है, कर्ज लेता है। आज देश में स्थिति शायद ऐसी हो गई है जब क्षमता से ज्यादा कर्ज की बात सामने आ रही है और यह बात कांग्रेस ने आज उठाई है। कांग्रेस ने इसका खुलासा किया है। आमतौर पर विपक्ष की भूमिका यही है और कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार की इन नीतियों पर सवाल उठाया है। एक तरफ सरकार अपने 9 साल के कामकाज की चर्चा कर रही है कि 9 सालों में क्या-क्या बदल दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के 9 साल के कामकाज को लेकर सवाल उठा रही है और इसी बीच आज ये सवाल कांग्रेस ने उठाया है और बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही तर्कसंगत, बहुत ही आंकड़ों के साथ इसको उठाया है और बताया है कि किस तरह सरकार कर्ज के जाल में फंस रही है और किस तरह से आज हर भारतीय कर्ज के जाल में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के इस बयान को मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से ऐलान किया था कि वह कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है। कांग्रेस उस वक्त सत्ता में थी और उसके बाद से विपक्ष में है, लेकिन लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका क्या है और क्या विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। और सवाल ये भी उठता है कि क्या बगैर विपक्ष के सरकार का कोई मतलब है? क्या बगैर विपक्ष के भी सरकार चल सकती है? और क्या बगैर विपक्ष के सरकार निरंकुश नहीं हो जाएगी? ये सवाल इस वक्त बार बार उठ रहा है जब 2024 के चुनाव करीब है और इसीलिए कहा जाता है कि विपक्ष की लोकतंत्र में बहुत ही मजबूत भूमिका है किसी भी सरकार को नियंत्रित करने के लिए, किसी सरकार की कमियों को लोगों के सामने लाने के लिए। और उसी तरह की भूमिका शायद मीडिया की भी है और इस वक्त मीडिया की भूमिका भी सवालों के कटघरे में है। जब ये सवाल मीडिया को उठाना चाहिए, जब ये बात मीडिया को करनी चाहिए, जब ये बार बार ये लोगों को बताना चाहिए कि सरकार की कमियां क्या है, सरकार कहाँ गलती कर रही है, तब मीडिया आमतौर पर सरकार की तारीफों के पुल बांध रहा है और इसीलिए शायद मीडिया को लेकर, मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि कांग्रेस ने आज ये सवाल बहुत ही जोर शोर से उठाया है और इसको लेकर उन्होंने आंकड़े भी पेश किए हैं। और ये आंकड़े कांग्रेस के नहीं हैं, ये आंकड़े सीएजी के हैं। सीएजी वो संस्था है जो सरकार के कामकाज पर नजर रखती है, सरकार के कामकाज, सरकार की आर्थिक नीतियों के हिसाब से जो चीजें हो रही हैं उसमें कहाँ खामियां हैं, कहाँ पे भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इस पर नजर रखती है और सीएजी के रिपोर्ट के मुताबिक ही कांग्रेस ने ये सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने बताया है कि पिछली तमाम सरकारों के प्रधानमंत्रियों ने उतना कर्ज नहीं लिया जितना 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है और इस नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 9 साल में 100 लाख करोड़ के कर्ज लिए गए, जबकि पिछली सरकारों में 55 साल की सरकारों ने और उनके प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज के रूप में लिए थे। और यह कर्ज इतना बड़ा हो गया है कि भारत का जीडीपी और कर्ज का रेशियो बढ़कर 84% तक पहुंच गया है, जो आमतौर पर विकसित देशों में 64.5% तक सीमित रहता है। और ये कर्ज बहुत ही ज्यादा है और इसकी वजह से हर भारतीय के ऊपर कर्ज का बोझ पहले से अधिक बढ़ गया है। ऐसी जानकारी कांग्रेस ने दी है सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से। कांग्रेस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी कई खुलासे किए हैं, जिससे पता चलता है कि इस वक्त अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, इस वक्त देश पर कर्जों की जो स्थिति है और इस वक्त देश में जो जीएसटी संग्रह किया जा रहा है, जीएसटी वसूला जा रहा है, उसमें किसका कितना योगदान है। कांग्रेस का दावा है कि आमदनी के आधार पर 50% नीचे के जो लोग हैं उनसे 64% जीएसटी वसूला जा रहा है, जबकि ऊपर के लोग यानी ज्यादा समृद्ध लोग कम जीएसटी दे रहे हैं, कम टैक्स दे रहे हैं। एक तरफ हर भारतीय पर कर्जों का बोझ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कमजोर वर्ग के लोगों पर जीएसटी का बोझ भी बढ़ रहा है। और ये हम पहले से ही जानते हैं कि इस देश में आर्थिक असमानता की न जाने कितनी तस्वीरें हमारे सामने आई है, कितने तरह के रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि लगातार
गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, यानी अमीरों और गरीबों के बीच में एक बड़ी खाई बढ़ती जा रही है। और इस आर्थिक असमानता की वजह से भी देश की अर्थव्यवस्था एक तरह से चरमरा गई है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि आज देश में 83% लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। दूसरी तरफ उनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, उनके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ रहा है और इस तरह से देश में एक आर्थिक दबाव महसूस किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश के 14 प्रधानमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाए हैं। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कब्जा लिया और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। कहां 67 साल में 55 लाख करोड़ लिया गया था। तो एक नया कीर्तिमान उन्होंने वो स्थापित किया जो इस देश के 14 और प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। सिंपल तौर पे बता दूं, अगर इस समय, इस वक्त, इस सेकंड पर एक बच्चा इस देश में पैदा हो रहा है तो उसके सिर पर भी 1,20,000 रुपए का कर्जा लादने का काम मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में किया है। और अगर और सिंपली बोलने पर आ जाऊं तो हर सेकंड इस सरकार ने 4 लाख रुपए का कर्जा लिया है, हर मिनट पर लगभग 2.5 करोड़ का लिया है, हर घंटे पर 144 करोड़ का कर्जा लिया है, 3,456 करोड़ का कर्जा हर दिन लिया है, हर महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा और हर साल लगभग 12.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। इसीलिए 9 सालों में 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा लेने का कीर्तिमान और इस देश के लोगों पर कर्जा के बोझ तले उनको दबाने का कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। आप इनसे कोई भी सवाल पूछिए, बाकी देशों की बात करते हैं तो उस पर भी आईना दिखाना जरूरी है। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब कर्ज और जीडीपी का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो 84% पर है इस समय। और हमारे तरह की जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं या प्रगतिशील डेवलपिंग इकोनॉमीज जिनको कहते हैं, उनका औसतन ये रेशियो 64.5% पे है। हमारा 84% पर है, उनका 64.5% पे है, 64.5% पर। एक समस्या और भी है, जब आपका ऋण 155 लाख करोड़ हो जाता है तो उस पर आपको ब्याज भी चुकाना पड़ता है। हर साल 11 लाख करोड़ तो सिर्फ ब्याज चुकाने में, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट में दिया जा रहा है। 11 लाख करोड़। उससे कितने आईआईटीज, कितने एम्स बन सकते हैं, कितने लोगों का इलाज हो सकता है, कितने बच्चे कुपोषित होने से बच सकते हैं, कितनी मिड डे स्कीम्स चल सकती हैं, इसका अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है। 11 लाख करोड़ सिर्फ इस डेट की सर्विसिंग में, जिसको इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं, होता है। लेकिन एक बहुत भयावह चीज हो रही है। सीएजी की रिपोर्ट, यह हमारी रिपोर्ट नहीं है, यह सीएजी की रिपोर्ट है और सीएजी की रिपोर्ट यह साफ तौर से कहती है कि 2020 में ही हमारी जो ऋण स्थिरता थी, जिसको डेट स्टेबिलिटी कहते हैं, वो नेगेटिव में जा चुकी थी। और तब डेट टू जीडीपी रेशियो, तब ऋण और जीडीपी का अनुपात मात्र 52% था। अब वो 84% है। तो हमारी डेट रीपेमेंट की, कर्जे को पाटने की क्षमता पर भी सवाल उठाया जा रहा है। यह भयावह स्थिति हो रही है। एक और बड़ा सवाल है, और यह बड़ा सवाल हम सबके मन में आना चाहिए, क्योंकि सरकार आपको खर्रे बताने लगती है। हां, हमने कर्जा लिया, हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया। इसका फायदा किसको हो रहा है? क्या इसका फायदा गरीब को हो रहा है? क्या इसका फायदा मध्यम वर्ग को हो रहा है? क्या इसका फायदा निम्न मध्यम वर्ग को, आम आदमी को, युवा को, स्टूडेंट को हो रहा है? आप सुनकर भौचक्के रह जाएंगे कि ये जो इतना बड़ा बड़ा कर्जा उठाया जा रहा है, हमें और आपको कर्जे के तले दबाया जा रहा है, इसका फायदा न गरीब को है,
ना मध्यम वर्ग को है, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को है। इस कर्जा लेने के दौरान 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे चले गए। 83% लोगों की आय कम हुई। 11,000 से ज्यादा तो लघु मध्यम उद्योग, जिनको एमएसएमई कहा जाता है, वो पिछले साल ही बंद हो गए। लेकिन जो अरबपतियों की संख्या 2020 में 102 पर थी, वो जरूर बढ़ के 166 पर पहुंच गई। तो इसका फायदा भी सिर्फ और सिर्फ धन्ना सेठों को, अमीरों को और मोदी जी के परम प्रिय मित्रों को हो रहा है। अब दूसरा सवाल उठता है, ठीक है उनको फायदा हो रहा है भाई, वो तो पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोथ स्टोरी है। अगर मोदी जी की सुन लीजिए, हमारा आपका क्या योगदान है, हम कुछ नहीं करते हैं, वो 10% लोग बहुत कुछ करते हैं। लेकिन सत्य उससे विपरीत है, क्योंकि ना वो भारत की विकास दर में अपना योगदान दे रहे हैं, ना टैक्स दे रहे हैं उतना। टैक्स वसूली हमसे, आपसे, गरीबों से, निम्न मध्यम वर्ग से करी जा रही है, कर्जा हमारे ऊपर लादा जा रहा है और सारा का सारा लाभ पूंजीपतियों को मिल रहा है। और इसीलिए जो दूसरा एक मुद्दा है पिछले 9 सालों का, एक तो है कि कर्जा तिगुना कर दिया, 100 लाख करोड़ का कर्जा उठा लिया 9 सालों में, और दूसरा एक है जो ये कहेंगे और कहते कहते थकते नहीं है, टैक्स कलेक्शन भी तिगुना हो गया, टैक्स कलेक्शन भी तिगुना हो गया। इससे ज्यादा वाहियात, इससे ज्यादा बड़ा कुतर्क और इससे ज्यादा नैतिक दिवालियापन का कोई और बयान और शर्मिंदगी का ये सरकार दे नहीं सकती है, क्योंकि इसकी भी असलियत सुन लीजिए, और ये असलियत सुननी और समझनी दोनों जरूरी है। जो भयावह आर्थिक असमानता है इस देश में, उसका नतीजा है कि जो सबसे निचला 50% इस देश का तबका है, अगर इस देश की आबादी को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, 50% अमीर और 50% सबसे निचला तबका, तो जो 50% सबसे निचला तबका है वो जीएसटी कलेक्शन का 64% पैसा दे रहा है। सबसे गरीब 50% जीएसटी का 2/3 से ज्यादा पैसा दे रहा है, 64%। मध्यम वर्ग 40% जीएसटी का पैसा दे रहा है। लेकिन क्या आप यह सुनकर भौचक्के रह जाएंगे कि जो 10% लोग, जिनके हाथ में हिंदुस्तान के 80% संसाधन और संपत्ति है, वो मात्र 3 से 4% समूचे जीएसटी कलेक्शन का पैसा दे रहे हैं। सबसे गरीब 50% इस देश की जनता सारे जीएसटी का 64% दे रही है। उनके पास इस देश की मात्र 3% संपत्ति है, और जिन 10% की इस देश की 80% संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं, वो मात्र 3% जीएसटी कलेक्शन का दे रहे हैं। क्योंकि एक बात साफ है, और ये पानी की तरह साफ है, कि आटा, दही, दवाई, पढ़ाई, इन सब पर जीएसटी लगाकर जो वसूली सरकार कर रही है, उसका खामियाजा तो गरीब आदमी को भुगतना पड़ रहा है, उसका खामियाजा तो मिडिल क्लास को भुगतना पड़ रहा है। धन्ना सेठ तो सब मस्त है, लेकिन सरकार सब कुछ जानते बूझते हुए भी सिर्फ और सिर्फ छुपाने पर तथ्यों को तुली हुई है। ये सारी चीजें कोई आइसोलेशन में नहीं हो रही हैं। इन सारी चीजों का अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ रहा है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कंजम्पशन, मतलब उपभोग होता है। हमारा उपभोग जीडीपी का 61.1% था वित्तीय वर्ष 2022 में, वो गिरकर 60% पर आ गया है अभी हाल ही के जीडीपी डेटा में, जिसको लेकर ये कसीदे पढ़ रहे थे। ये बहुत बड़ा भयावह स्थिति है कि देश के लोग गरीबी के चलते, महंगाई के चलते, टैक्स वसूली के चलते कम कंज्यूम कर रहे हैं, कम उपभोग कर रहे हैं। यह गरीबी का सबसे बड़ा सूचक होता है। और आपकी जानकारी के लिए हमने इस मंच से पहले भी साझा किया, अभी भी साझा कर देते हैं। वसूली तो आप ही की जेबों से हो रही है, डाका तो आप ही के पर्स पे पड़ रहा है, आप ही के घर के बजट पर पड़ रहा है। इस देश में अगर परचेजिंग पावर ऑफ रुपी की पैरिटी से देखा जाए तो सबसे महंगी दुनिया की रसोई गैस भारत में बिक रही है, तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल भारत में बिक रहा है, 8वां सबसे महंगा डीजल भारत में बिक रहा है। तो भैया अच्छे दिन किसके आए हैं? कहां है वो मायावी अच्छे दिन जो आ ही नहीं पाए हैं? कर्जे के तले हम दबे हैं, उपभोग हम कम कर रहे हैं, महंगाई से हम त्रस्त हैं, लगातार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दामों को बढ़ाया जा रहा है।
और अंत में एक बात मैं ये जरूर कहूंगी कि ये कहनी जरूरी है कि जो टैक्स वसूली हो रही है, चाहे वो जीएसटी के थ्रू हो, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल के थ्रू हो, जहां पर आपको महंगा एलपीजी, महंगी पेट्रोल, महंगी डीजल, और डीजल के महंगे होते बाकी फल फ्रूट सब्जी जो सब महंगी है, उसका प्रभाव आम आदमी पर पड़ रहा है। उसका प्रभाव मोदी जी के मित्र मंडली पर नहीं पड़ रहा है, धन्ना सेठों पर नहीं पड़ रहा है। और इसीलिए अंत में हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए बड़ी बड़ी बातें करते थे मान्यवर। बातें तो ऐसी करते थे कि दिल्ली में बैठी हुई एक इनकॉम्पिटेंट करप्ट सरकार है। वो अलंकार, वो नाकामी के, वो निकम्मेपन के, वो भ्रष्टाचार के अलंकार अब मोदी सरकार से ज्यादा अलंकृत किसी को नहीं करते हैं। और इसीलिए हम इस मंच से मांग करते हैं कि इस देश को कर्जे के तरह दबाने के लिए, इस देश में टैक्स वसूली के चलते, इस देश में जो आर्थिक असमानता बढ़ी है, जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जो ना आप सुर्खियों से ठीक कर सकते हैं, ना आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के सवाल और इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।